हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कर्ण IAS एकेडमी में। मैं कर्ण। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं शिक्षक भर्ती हेतु, उसका सेट नंबर 17 है। ये किसका है? तो रंजीत सर यानी मिशन 50 का। इससे पहले किरण पब्लिकेशन का 1 to 20, जी हाँ, 1 से 20 सेट कंप्लीट किया जा चुका है और इसका PDF एंड आंसर दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण IAS एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन डी, घाटे का वित्त पोषण। ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बल्कि ये काम है गवर्नमेंट का। बाकी बैंक दर, खुला बाजार परिचालन, आखिर कर्जदाता, ये सब काम है RBI का। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन डी, 1992। और इसका जो मुख्यालय है सेबी का यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कहाँ पर है? तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। जी हाँ, पशुपति के पूजा होता था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर है? तो ऑप्शन ए, हड़प्पा। और जो मतलब ऐसा जो आर्कोलॉजिकल साइट, आर्कोलॉजिकल का जो नियम है, जो पहला स्थल खोजा जाएगा उसी के नाम पे उस पूरा सभ्यता या स्थल का नाम रखा जाता है। यही वजह है कि हड़प्पा पहला खोजा गया और हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। यह कथन है, वो व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित था? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8, जहांगीर 1605 से 1627 तक किस वंश का शासक था? तो मुगल था। लेकिन देखो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, इसकी संभावना कम है क्योंकि आप में लिखा हुआ बहुत स्पष्ट, नेशनल मूवमेंट। निम्न में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन डी, मुअज्जम। ठीक है। ये बहादुर शाह प्रथम की बात की जाए तो 1707 से 1712 तक वो शासन किया। बहादुर शाह प्रथम का ही नाम मुअज्जम था। क्वेश्चन नंबर 10, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? तो 1699 में, बैसाख के दिन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से महाराजा रंजीत सिंह प्रमुख थे? शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख थे। 12 मिसल था, यानी 12 मिसल मतलब 12 छोटे छोटे गांव था, उसमें से प्रमुख थे, सी ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 12, 1809 ईस्वी में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रंजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर मोटे तौर पे सतलज नदी की रेखा के साथ साथ था? ये कौन सा संधि था? तो अमृतसर का संधि है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि मान लीजिए ये इंडिया है, एक सेकंड फ्रेंड, ये इंडिया है और ये सतलज नदी है। ठीक है, ये क्या है? सतलज नदी है। तो रंजीत सिंह को कहा गया कि आप लाहौर साइड, यानी लाहौर साइड आपका शासन रहेगा और अंग्रेज रहेगा इस साइड। कौन साइड? भारतीय इस साइड। इस साइड अंग्रेज था। और इस संधि में ये हुआ कि आप मतलब इस जो अंग्रेज साइड राज्य विस्तार नहीं करेंगे। तो ये चूंकि रंजीत सिंह काफ़ी सफल व्यक्ति था, काफ़ी कूटनीतिक व्यक्ति था, इसने क्या किया, इस साइड सतलज के इस पार विस्तार न करके कश्मीर इधर विस्तार कर दिया अपना राज्य का। क्वेश्चन नंबर 13, मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु था? ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह।
सॉरी फ्रेंड्स, हाँ गुरु गोविंद सिंह है। 14 पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। जी हाँ, 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा किया गया था कि अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, काकोरी कांड में निम्नलिखित काकोरी कांड में कौन स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला को काकोरी मतलब गोरखपुर में। ये हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 को, उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर संभाग के स्टेशन पे। ठीक है, इसमें कुल 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, और जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी को मतलब फांसी दिया गया था। वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसका बहिष्कार करने के 2 कारण था। एक, तो इसको आना था 1929 में। सवाल है क्यों 1929 में आना था? तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें एक नियम जोड़ दिया गया था कि हर 10 वर्ष पे कानून की समीक्षा की जाएगी। 19 में बना तो 29 में आना चाहिए था। दूसरी बात, साइमन कमीशन का 7 सदस्य था, उसमें से एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उन्होंने मराठा को एक राष्ट्र में जोड़ा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? यह लाया गया था 1773 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट, या इसको विनियामक अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, एक सवाल और आ रहा था फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आया होगा कि चार्टर, जी हाँ, चार्टर क्या है और रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? ठीक है, देखिए चार्टर क्या, ये बिजनेस के लिए दिया जाता था, व्यापार है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है यानी ये रेगुलेट करने के लिए था, यानी शासन के लिए था। ये था शासन के लिए, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए, ये बेचता था व्यापार के लिए। इसलिए पहली बार जो चार्टर एक्ट दिया गया था वो मात्र 15 वर्षों के लिए, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी दिया गया और चार्टर एक्ट भी, लेकिन उसके बाद से चार्टर एक्ट क्या हो गया? 20 वर्षीय हो गया। तो इसको ध्यान रखना है। ये है मैच द फॉलोइंग, आई थिंक, हाँ कूट वाला है। कह रहा है निम्नलिखित वायसराय को उनके शासनकाल के दौरान घटित हुई घटनाओं को साथ सुमेलित कीजिए। तो है लॉर्ड बेबल, ये 45 के आसपास आया है। बेबल के समय में शिमला समझौता हुआ था, यानी 81 अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 4 खत्म हो जाएगा, यानी 1 और 3 में सब लड़ाई बचा है। उसके अलावा है विलिंगटन, ये था जो 1932 के आसपास, 32 के आसपास है। तो ये हो जाएगा इसके समय सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पुरस्कार, यानी 3 का 4, 3 का 4 देखा जाए, 3 का 4, तो 3 का 4 में ऑप्शन ए, 3 का 4 में, यानी दोनों ऑप्शन है अभी बरकरार। और लॉर्ड रीडिंग क्या था? तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला 1921 में होता है, मोपला 1921 में। तो रीडिंग आ जाएगा मोपला विद्रोह 2 का 2 ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स मतलब मैं इसलिए इस पर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप देखें कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक आंसर पता हो, बस ये पता हो कौन नहीं पता है और उसको एलिमिनेट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु गोविंद सिंह थे, ये सभी इसका सही है, मतलब सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उसके अलावा सिखों को आंतरिक काउंसलिंग खालसा के संस्थापक थे, यानी कब हुआ था? 1699 में, और 10वें ग्रंथ के रचयिता थे, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत कहाँ पाई जाता है? तो ये पाया जाता है ओजोन परत समताप मंडल में, ऑप्शन सी। वैसे मंडल कौन कौन सा है? तो ये ध्यान रहे, सबसे पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध मंडल, बहिर्मंडल और मध मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल।
समताप मंडल में मेनली क्या घटना होता है, ओजोन परत और जो जेट उड़ता है, जेट प्लेन, वो समताप मंडल। लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि मौसम संबंधित जो भी परिवर्तन होता है, जो भी घटनाएं होता है, सभी क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में क्या मिलेगा आपको? तो ओजोन लेयर। उसके अलावा मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में उल्का पिंड गिरता है। आयन मंडल में रेडियो संचार होता है। और बहिर्मंडल में टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट, या मतलब जो भी सेटेलाइट होता है उसको कृत्रिम, उसको वहीं पर एस्टैब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाता है यूनिसेड के द्वारा। पहली बार कब किया गया था? 1992 में। इसको भी ध्यान रखें। उसके बाद से ये पृथ्वी सम्मेलन रियो 10-5 पूछा गया है। उसके बाद रियो 10 पूछा गया है। उसके बाद रियो 20, ये मतलब ये ब्राज़ील में दोबारा हो गया था। मतलब रियो 20 भी सेम सिटी में होता है, ब्राज़ील में ही। 1992 वाला रियो ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समोच्च रेखा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। ये कहलाती है आइसोथर्म। ऐसे भी टेम्परेचर लगा हुआ है तो आपको दिखेगा ही थर्म इन आइसोथर्म। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगती नहीं है? तो मैप देख लीजिए पहले। मिजोरम से नहीं लगती है। देखिए सबसे पहले ऊपर क्या, अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पास नागालैंड है। और नाग के पास हम लोग जानते हैं कि मणि रहता है। तो नाग के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? मणिपुर। और उसके नीचे क्या है? मिजोरम। यानी इसको एक तो ऐसे याद कर सकते हैं, नाग के पास मणि होता है, मणि के पास फिर मिजोरम है। या दूसरा नमामि, ये क्या हो जाएगा? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, यानी कि मिजोरम से नहीं लगता है कौन? तो नागालैंड। चूंकि नागालैंड क्या है? ऊपर है। बाकी त्रिपुरा जो यहाँ पर है तो ये टच करता है। और असम करता है तो टच नहीं करता है कौन? तो केवल और केवल नागालैंड से। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाली अक्षांश है। उत्तर छोर से, तो ऑप्शन सी 37 डिग्री। बाकी क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन 35, 37, 39 जो भी है, क्यों नहीं हुआ? मतलब 39 इसी कारण है। इसका देखिए, ये इंडिया है, मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है, ओहो इंडिया ही बना देते हैं। ये मानिए इंडिया है। ठीक है, तो भारत की शुरुआत कहाँ से होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। तो उत्तर में कौन हो जाएगा? तो उत्तर में हो जाएगा 37 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश नहीं करता है। क्योंकि मध्य प्रदेश मानिए ये इंडिया का मैप है, इंडिया नहीं, ये मानिए ये इंडिया है, ये बिहार है, ये झारखंड है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। क्योंकि नीचे क्या है? वेस्ट बंगाल है। क्योंकि छत्तीसगढ़ बीच में आ जाता है इसलिए मध्य प्रदेश नहीं पाता है। और उसके नीचे उड़ीसा है। ये ध्यान रखना। ऐसे ये झारखंड पीसेस का है तो दिमाग उतना नहीं लगाने का। क्वेश्चन नंबर 29, किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन डी, डी है, सो बी नहीं, ऑप्शन डी, यानी 15 जून 1944 को। 15 जून 1944 को कह रहा है कामाख्या मंदिर अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? असम में। ठीक है, गुवाहाटी, जो मतलब गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है। तो नीलांचल पहाड़ी पूछा भी जा सकता है कि असम की राजधानी कहाँ है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो जो मुजफ्फरनगर है ये भाग
नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिले, मतलब यूपी, एमपी नहीं, RAA जो राजस्थान और हरियाणा का जिला NCR में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? देखिए ये क्वेश्चन UPPCS का है, तो आपके लिए इसकी उपयोगिता कितना है? तो 1% से भी कम। बहराइच है, चूंकि स्टेट PCS है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। क्वेश्चन नंबर 33, कामरूप वर्तमान में कहाँ है? तो ये कामरूप जो है वो असम का है, ये ऐतिहासिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 34, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश डैश से भी गुजरेगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये गुजरेगा राजस्थान से। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर है, इसलिए इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। तो जो नहीं है वो ऑप्शन बी है, म्यांमार नहीं है, क्योंकि नेपाल क्या है? भारत के स्थलबद्ध देश में है। भूटान भी है। स्थलबद्ध मतलब क्या? जिसका लैंडलॉक कंट्री है, यानी जिसका बाउंड्री समुद्र से टच नहीं करता है। तो नेपाल का करता है नहीं, भूटान करता है नहीं, अफगानिस्तान करता है नहीं, तो एक म्यांमार ही है जिसका बाउंड्री इससे लगता है, किससे? समुद्र से। क्वेश्चन नंबर 36, अस्थिर विनियमन दर को और क्या कहा जा सकता है? तो लचीला रेगुलेटिंग रेट, ठीक है, यानी लचीला विनियमन दर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र कभी भी U आकार का नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन सी, औसत स्थिर लागत वक्र, ये कभी भी U आकार का नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, इनमें से कौन सा कर प्रगतिशील का उदाहरण है? प्रगतिशील मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कि आज 10 रुपया 100 रुपया पे 1 रुपया टैक्स था, माने कल 200 रुपया हुआ, 200 ये टैक्स हो जाएगा 2 रुपया। इस तरह से टैक्स बढ़ेगा, मतलब इनकम बढ़ेगा, रुपया बढ़ते जाएगा। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, गृह कर। ऑप्शन डी, गृह कर। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कौन सा कीमत यानी प्राइस टेकर होता है, ग्राहता होता है? तो ऑप्शन डी, फर्म। अगर सिंपल सी बात है, कंपटीशन ज़्यादा होगा, जिसका बेहतर प्रोडक्ट होगा वो बिकेगा। उदाहरण के तौर पे जियो को देख लीजिए, जियो फैसिलिटीज़ दे रहा है तो हर एक के घर में आपको जियो मिलेगा, दे देना दन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, बाकी मूल्य स्थिर रखना इसका उद्देश्य है। आय व संपदा की असमानता भी इसका रखना उद्देश्य कम करना है, और रोजगार को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 41, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्ति का प्रयोग। जी हाँ, संवैधानिक राजतंत्र, क्योंकि संवैधानिक तो है, संवैधानिक होता तब तो हो जाता दो तरह की बात, एक राजतंत्र है या लोकतंत्र। साधारण तौर पे कहा जाए तो लोकतंत्र है, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा चुने गए शासक करेगा, ठीक है। लेकिन राजतंत्र है तो संविधान तो होगा, लेकिन उस संविधान का प्रयोग कौन करेगा? राजा करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? ये कौन था? तो ऑप्शन सी, के.बी.के. सुंदरम। के.बी.के. सुंदरम, ये जिसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1958 से 1967 तक था, और पहला का 1950 से 98 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले चुनाव आचार संहिता है। एक्चुअली में क्या है ये? तो ऑप्शन बी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौता द्वारा सहमत है। जी हाँ, ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि जो इलेक्शन पार्टीज है वो क्या करता है, अपने एक साधारण मतलब बैठक से इसको डिसाइड किया है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? जो नहीं आता है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। आपको लगे चुनाव तो कराता है? जी नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कराता है, चुनाव कराता है किसका? संसद का, सांसद का, ठीक है, सांसद का, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कराता है। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसमें से एक अपना नेता चुनता है जिसको नियुक्त करता है। कौन करता है नियुक्त? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। बाकी काम क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है, आचार संहिता का निर्धारण करता है, घोषणा करता है इत्यादि। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है वयस्क मताधिकार का, ये कहीं भी नहीं है। बाकी न्याय है, समानता है, बंधुत्व है, भाईचारा है, प्रतिष्ठा, अवसर की समता है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान निर्माता के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? ये हम एक ऑप्शन चूज करना हो तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी किया गया 1976 में, और 3 शब्द जोड़ा गया था। कितना? 3। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितना है? तो वर्तमान में कितना है? 8 है। पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में 14 था, ठीक है। और बिहार के मतलब जो बोला जाता है भाषा, उसमें से कितना भाषा है? तो हिंदी है, उसके बाद मैथिली है, और एक और भाषा है, कौन? क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो सिंधी नहीं है, बाकी नेपाली है। ऑप्शन बी होगा, लेकिन नेपाली है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो नेपाली है, जो भारत में जो बोला जाता है वो नेपाली है, यानी भारतीय एक तरह से नेपाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, किसने कहा था कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो ये कथन जो था वो गांधी जी का था। क्वेश्चन नंबर 50, संघ लोकसभा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान है? अनुच्छेद 323। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से तापमान के बारे में कौन सा कथन गलत है या कौन सा सच नहीं है? तो ऑप्शन बी, यह एसआई इकाई 0 डिग्री में मापा जाता है। नहीं, यह गलत है, केल्विन में मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किसे निर्देशित करता है? तो यह करता है प्रतिरोधी क्षमता स्तर या सहनशीलता स्तर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकता है। उल्लू मतलब कोई भी हो सकता है, आप अपने दिल पे मत लीजिएगा। अगर आप रात में देख पा रहे हैं तो मतलब दिल पे नहीं लेने का। ऑप्शन बी है कि रॉड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आंखें के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं, जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। ये जो है ना, मतलब आंख में 2 तरह की चीज होता है, एक इस तरह से होता है लंबा लंबा, ये रॉड होता है, दूसरा सर्कल वाला होता है इस तरह से। तो ये रॉड देखने में इसको मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है? तो कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 55, वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करता है? तो ये करता है उपयुक्त सभी, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है और धुंध का। क्वेश्चन नंबर 56, पूर्व यूएसएसआर की चेर्नोबिल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना जिसमें रेडियो नाभिक का वातावरण में रिसाव हो गया था, ये किस वर्ष हुआ था? 86 में हुआ था। जी हाँ, और आजकल चर्चा में क्यों है? जो यूक्रेन पे हमला किया गया है, ठीक है, रशिया के द्वारा, उसके बाद ये चर्चा में आया है। क्वेश्चन नंबर 57, हाइपर
प्लासिया क्या है? यह है कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि। मतलब जैसे कि कैंसर होता है ना, कैंसर, इसमें क्या होता है, जो सेल है उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा या बहुत गलत तरीके से हो जाता है, वही एक तरह से है। क्वेश्चन नंबर 58, इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी जिंक। 59 नंबर, शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। आपको याद कैसे रहेगा? आप मानिए गुस्सा से हाइपर हो गए, मतलब आप गर्म हो गए ना। जब गर्म हो गए मतलब हौ से हाइपो, मतलब हौ से हाइपर, हौ से हाइपोथैलेमस, यानी गुस्सा हो, भूख, प्यास, ये सब को कौन काम नियंत्रण करता है? ये सब नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 60, साइकॉन, स्काइफा और स्पोजिला यानी मीठा जल स्पंज और क्या है, बद्ध स्पंज यानी यूस्पोंजिया किस संघ के उदाहरण है? तो ये जो है ऑप्शन डी पोरीफेरा संघ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 61, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये जो था असफल सांप्रदायिक पंचायत के मामले में, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि थे गांधी जी। और कौन जहां से गए थे? एस राजपुताना, ये भी पूछा जाता है, राजपुताना। क्वेश्चन नंबर 62, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो ये गांधी जी से संबंधित है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम में एक नया चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। जी हाँ, होम रूल में दो व्यक्ति काफ़ी फेमस है। एक तो आपको याद होगा एनी बेसेंट, लेकिन उतने ही फेमस व्यक्ति है तिलक जी। पहली बात। दूसरी बात, तिलक जी का होम रूल आंदोलन पहले स्टार्ट हुआ। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, तिलक जी का होम रूल जो हुआ अप्रैल 1916 में शुरुआत हुआ, जबकि एनी बेसेंट का हुआ अप्रैल नहीं बल्कि सितंबर 1916 में। इस बात को ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? या बायोक्रोम, ये इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। एक्चुअली ये जो था ना, त्रावणकोर में एक गांव का मामला था। इसमें मामला ये था कि जो बड़े मंदिर में जो दलित वर्ग के प्रवेश के लिए जो चलाया गया आंदोलन था, वो इसके संबंधित था, ठीक है, यानी मंदिर प्रवेश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 65, भारत छोड़ो से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा? ये प्रीवियस ईयर है, यूपीएससी का पूछा हुआ। तो ये जो व्यापक रहा बिहार में और संयुक्त प्रांत में, बिहार और संयुक्त प्रांत में 1 और 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। जी हाँ, गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से क्रांतिकारियों ने ये जिम्मा खुद पे ले लिया कि आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 67, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो रचनात्मक कार्य पे ऑप्शन ए पे महत्व दिया। और इसके मतलब कि इसी कार्यक्रम के दौरान गांधी जी ने कई मंदिर या दलित उद्धार आंदोलन या फिर इस तरह से कई छोटे छोटे आंदोलन को आगे बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 68, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिला। ये उस समय आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं और मतलब ये जेल से भागकर, हजारीबाग जेल से भागकर आज़ाद दस्ता गठन करते हैं और भूमिगत आंदोलन चलाते हैं। और एक इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उषा मेहता का संबंध किससे था? तो वो भी भारत छोड़ो आंदोलन से ही है और उसमें भी वो कांग्रेस रेडियो का संचालन करते थे। क्वेश्चन नंबर 69, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह कथन किसका था? यह कथन था सरदार
पटेल जी का, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो तिलक जी से है। तिलक जी का मतलब ये तिलक जी, लेकिन ये तो सबको पता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक जी का है। लेकिन ये सवाल पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन, इसका अध्यक्षता किसने किया था? आर.सी. मजूमदार। ठीक है, आर.सी. मजूमदार ने इसका अध्यक्षता किया था। और लखनऊ अधिवेशन के बारे में तो मैं कई बार चर्चा किया हूँ, तो चीज़ें आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 71, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो वनस्पति है। क्या है जैविक घटक? दो तरह घटक है, जैविक और अजैविक, यानी लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग्स में जल, मृदा, वायु, और लिविंग्स में वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 72, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है ग्रीन क्लाइमेट फंड का गठन किया गया है। क्या? ग्रीन क्लाइमेट फंड। कब? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 73, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पोषण संबंध है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो ये तो डीडीटी आप जानते हैं। क्या है डीडीटी? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह संसार का सबसे लोकप्रिय कीटनाशक है जिसका विकास 1940 के दशक में हुआ था। 75, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण से समाप्त करना अत्यंत कठिन है? तो ऑप्शन बी उत्पादक का। मतलब ये खत्म हो गया, सभी जीव जंतु ही निपट लेंगे, हम लोग भी निपट। उत्पादक अगर गया तो हम लोग भी साथ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा झाड़ी का उदाहरण है? झाड़ी, ये उदाहरण है नींबू, ऑप्शन ए। जो एक झाड़ी एक लकड़ी की बारहमासी पौधा है जो पेड़ के छोटा होता है। इसकी कई बड़ी शाखाएं होती है जो मुख्य तने के धार से निकलती है। नींबू एक झाड़ी का उदाहरण है। किसी को संदेह हो तो आप डाउट कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम। मान लेते हैं ये पृथ्वी है पूरा, यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, नहीं आप नहीं है, मान लीजिए छोटिया है, यहाँ पे छोटुआ उसको देख रहा है, ठीक है। और इसके आसपास कौन सा? एयर है, वातावरण है, पेड़ पौधा है, ठीक है, बंदर लटकल है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? जीव। और उसके आवरण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र यानी वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, एंड वीडियो को लाइक भी कर दे। यार इतना देर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे। आपके लाइक करने से मुझे पैसा तो नहीं मिलता, बट हाँ लगता है कि चलो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो यू नीड टू बी कमेंट एंड रियली नॉट ओनली थैंक्स टू यू बट ऑल्सो अप्रिशिएट। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का, तो ऑप्शन बी भूमि नहीं है, क्योंकि मानव भूमि बना ही नहीं सकता है। बाकी परिवार है, धर्म है, समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 79, जैव भर में कौन सा सम्मिलित है? समस्त जीव। जी हाँ, जैव भर मतलब जो भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए मानव सेब है, उसमें कितना चीज़ अंदर से है, कितना उसका वेट है, वही हुआ जैव भर। तो कह रहा है जैव भर सूर्य का प्रकाश जैव ऊर्जा का मूल स्रोत है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 80, पादप से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो किसी से भी मात्र 10%, 2 से 10% ही पहुंचता है, 2 से 10%। और इसे एक साइंटिस्ट है लिंडनमान, वो 10% थ्योरी का देता है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा अपवर्ड होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा पिरामिड अपवर्ड होता है। 81 नंबर,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। अब देखिए यही क्वेश्चन तो था, हमेशा क्या होगा, एक दिशात्मक होगा, यानी हमेशा अपवर्ड होता है। ये दिया किसने था, लिंडनबर्ग ने। नंबर 82, वायु प्रदूषण धन का रोग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, परिवहन के कारण प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 83, प्राथमिक वायु प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक से किस प्रकार भिन्न होता है? जो प्राथमिक प्रदूषक है, माना ए प्राथमिक प्रदूषक है और बी द्वितीयक प्रदूषक है। जो प्राथमिक प्रदूषक में रिएक्शन करके जो प्रदूषक बनता है उसको कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। आप कहते हैं अंतर क्या है? तो सीधे पहचान गए स्रोतों से उत्सर्जित होता है, यानी प्राथमिक प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक से कैसे भिन्न है? तो जो प्राथमिक प्रदूषक है वो सीधे मतलब जहाँ से प्रदूषण उत्पन्न हुआ पहला स्रोत से उसको कहते हैं प्राथमिक, और उत्पन्न होने के बाद फिर किसी से रिएक्शन करके जो प्रदूषण मरा उसको कहते हैं द्वितीयक। और इसका फेमस एग्जांपल है PAN। क्वेश्चन नंबर 84, दौरान एक शांत क्षेत्र में शरीर के अनुमान क्या कह रहा है? दौरान एक शांत क्षेत्र में शोर स्तर के अनुमानित जो अनुमति है वो कितना रहता है? अब हमको पता है दिन के दौरान या रात के दौरान, ठीक है। तो इसका आंसर दे रखा है डी, यानी 55 डेसिबल्स और 50 डेसिबल। ये दिन पूछ रहा है, दिन और रात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो कौन सा कारक है? देखिए पूछ रहा है मुख्य कारक, तो मुख्य कारक पूछ रहा है कोयला व अन्य जीवाश्म ईंधन का औद्योगिक जल, ठीक है। मुख्य कारक अगर सीधे कारक पूछता है तो बहुत सारा होता है, लेकिन मुख्य कारण पूछा है तो आपको ध्यान रखना है किसमें SO2 और मतलब सल्फर और नाइट्रोजन का उत्सर्जन, मतलब NO2 का उत्सर्जन होता है। 86, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में अवशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो किया जो जाता है ऑप्शन बी, पुनः उपयोग, उद्धार और पुनर्चक्रण, ट्रिपल जो R होता है ये कॉन्सेप्ट है। 87, कीचड़ स्थूलन डैश द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो क्लोरिनी जो क्लोरिफिकेशन है उसके तरह। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में प्रचलित यांत्रिक खाद बनाने की वायुजीवी विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंदौर विधि। क्वेश्चन नंबर 89, COD का क्या दर्शाता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ये दर्शाता है अवशिष्ट जल का जैव निम्नीकरण। ये क्या होता है? मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसमें गंदा पानी भर दिया और इस गंदे पानी में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा एक ये टैंक है, ये ऑक्सीजन का टैंक है, इससे इसको जोड़ दीजिए और जितना ऑक्सीजन ज़्यादा मांग रहा है मतलब उतना इसमें जीव ऑक्सीजन क्यों मांगा जा रहा है? तो श्वास लेने के लिए, यानी ज़्यादा जीव होगा ज़्यादा श्वसन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मांगूंगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मांगूंगा मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन वाटर में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ज़्यादा पोल्यूटेंट है, यानी ज़्यादा पानी गंदा है, और कम ऑक्सीजन डिमांड मतलब पानी ज़्यादा स्वच्छ है। ये फ्रेंड्स ये नीचे इस मैथ रीजनिंग का PDF संलग्न कर दिया गया। अगर आप मैथ रीजनिंग भी बनाना चाहते हैं, एक और कह रहा है कि ताजे पानी का COD BOD का अनुपात क्या रहता है? तो इसका जो अनुपात रहता है वो 1 के बराबर रहता है, ठीक है, यानी 1 से कम तो बहुत अच्छा और 1 से ज़्यादा है तो बहुत पॉल्यूटेड है। आप देखिए मैथ रीजनिंग है, आप इसका PDF एंड आंसर, जी हाँ आपको देखिए आंसर दिख रहा है ना, इसका आंसर भी संलग्न कर दिया गया है। आप PDF प्राप्त करके करना है इस टेलीग्राम ग्रुप से PDF बना ले सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद फ्रेंड्स।